हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशिका ट्यूशन क्लासेस एंड ये वाली वीडियो आज आपके लिए क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन साइंस सब्जेक्ट की पूरी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर टेस्ट पेपर आया था। यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशंस देने वाली हूँ इन सभी क्वेश्चंस के, जो कि आप अपने आंसर शीट के साथ मैच कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दे रखी थी एग्ज़ाम के ऊपर, जो कि आपने पढ़ी भी होंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सो आप बहुत ही ध्यान से सुनना हर एक क्वेश्चन को, आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन टू इट। ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस हैज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम सल्फेट सोल्यूशन था एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कि बैरियम क्लोराइड मिला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट आया उसमें पता लगा कि एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनी है। ठीक है, एंड द कलर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इंसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, तो हमें उस इंसॉल्यूबल सब्सटेंस का कलर बताना है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है। तो यहाँ पर गाइस, जब आप इस पूरे रिएक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि उस जो हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो है बैरियम सल्फेट। ठीक है, वो क्या है? बैरियम सल्फेट, क्योंकि सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड के साथ यहाँ पर जब ये रिएक्शन होता है, तो फिर जो हमारे पास जो ये सल्फेट होता है, ठीक है, वो जाकर सोडियम की जगह, सोडियम से हटकर ये बैरियम के साथ जुड़ जाता है, तो बन जाता है बैरियम सल्फेट। ठीक है, जिसका कलर होता है वाइट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनना है सभी क्वेश्चन। पूरी यशिका ट्यूशन क्लासेस की टीम ने बहुत ही पूरा सर्वे करके इस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाला है ढूंढकर, एंड थोड़ा हमें टाइम लगा है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सही मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, तो ऑक्साइड क्या होती है? जहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि ऐसी कौन सी ऑक्साइड है। यहाँ पर आपको 4 ऑक्साइड दे रखी है, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड दीज ऑल। तो यहाँ पर इनमें से ऐसी कौन सी ऑक्साइड है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होकर एल्कली बनाती है? तो गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जहाँ पर कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको Na2O एंड K2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड जो है वाटर में सोल्यूबल होती हैं, प्लस वो एल्कली बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर, जस्ट अ सेकेंड, वाटर के अंदर जब ये ऑक्साइड्स जुड़ जाती है तो एल्कलीज की फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, एंड जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट था। Third question is saying, study the diagram below, okay, and identify the gas formed in the reaction. तो ये तो हमने बहुत ही अच्छे से ये वाला डायग्राम भी पढ़ा हुआ है क्लासेस में, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम शो कर रखा है और हमें बताना है कि यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना, हमें गैस जो बनी है इस रिएक्शन में वो बतानी है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान यहाँ जो गैस बनती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? वो हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस की जब बर्निंग होती है ना, तो वो एक पॉपिंग साउंड रिलीज करती है, पॉप साउंड। ओके, पॉप साउंड। तो यहाँ पर पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सल्फर नहीं, हाइड्रोजन गैस विद पॉपिंग साउंड। सो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 4. Sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन है और यहाँ पर हमें बैलेंस्ड इक्वेशन बतानी है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में हमें क्या करना होता है कि रिएक्टेंट्स के साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एक पर्टिकुलर हमारे एलिमेंट के, दे शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट की साइड में हमारे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रिएक्टेंट वाले से इक्वल होने चाहिए, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला बताता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है एक बैलेंस्ड इक्वेशन बतानी है। सो फर्स्ट इक्वेशन में सोडियम यहाँ पर 1 Na मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 Na, जो कि बिल्कुल गलत है।
सेकंड ऑप्शन में अगर हम आए तो यहाँ पर 2Na, यहाँ पर भी 2Na, ठीक है, 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन के भी बैलेंस्ड है, तो यहाँ बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, किस तरीके से किया, आप जब बैलेंस करोगे अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द ऑप्शन इज गिवन टेबल आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर एसिड के साथ मैच करना है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर हमें यहाँ पर नेचुरल सोर्स दे रखा है और उसका एसिड उसके अंदर जौन सा प्रेजेंट होता है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से मैचेस बिल्कुल ठीक हैं, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट मैच में ऑरेंज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड बता रखा है जो कि बिल्कुल गलत है। सॉर मिल्क के अंदर जो खट्टा दूध होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इस वाले मैच में सेकंड इज़ द करेक्ट। प्लस आगे चलेंगे तो थर्ड में एंटिस्टिंग में मिथेनॉइक एसिड नहीं होता, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, एंड टेमरिंड में एसिटिक एसिड, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड गाइस, टेमरिंड में, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, टेमरिंड में एसिटिक एसिड नहीं होता, प्लस यहाँ पर एंटिस्टिंग में मिथेनॉइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये वाले एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हम ध्यान से देखें तो 2 एंड थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास मैचेस हैं बिल्कुल ठीक है, तो 5 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, C6H12O6 की ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव 6CO2 प्लस 6H2O। अबव रिएक्शन जो हमें ऊपर दे रखा है किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये ऊपर वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो इज करेक्ट, इज आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर बतानी है हमें, नंबर ऑफ हमें यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है और यहाँ पर HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। HCl क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 यानी कि क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन, ये जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो फिर जो HCl है वो Cl2 में ही ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट इज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। अगेन यहाँ पर रिडक्शन हुआ है क्योंकि रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। MnCl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो MnO2 रिड्यूस टू MnCl2, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि HCl तो यहाँ पर खुद ही ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। सो गाइस correct option is option number C. First and second statement are correct only. Eighth question क्या कह रहा है, eighth question select the following. Select from the following the statement which is true for bases. Now bases are bitter and turn blue litmus red. Bases have a pH less than 7, बिल्कुल गलत। ये एसिड्स का pH होता है, ठीक है, बिटर नहीं होते। जस्ट अ सेकेंड, बिटर they turn blue litmus red. Okay, so bases are sour and change red litmus to blue. sour तो नहीं होते, खट्टे जो है एसिड्स होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर bases are turn pink when a drop of phenolphthalein is added to them. So 8th का D option is the correct answer. Ninth question is saying study the following table and choose the correct option. Sodium chloride, पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस एंड नेचर ऑफ सॉल्ट। तो जब इस पूरी टेबल को आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा डी। सोडियम एसीटेट का यहाँ पर पेरेंट एसिड दे रखा है, पेरेंट बेस भी दे रखा है और नेचर ऑफ सॉल्ट भी दे रखा है। तो ये जो आपके पास ये वाली जो मैच है ना, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन इज सेइंग
Is it important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass? Which of the following statement of the law is incorrect? ध्यान देना गाइस, आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है या फिर करेक्ट पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए? सो येस इट इज. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट. ये गलत है. एलिमेंट्स नहीं, एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट अलग अलग, सोडियम का अलग हो सकता है रिएक्टेंट्स में. ठीक है, ओके. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है. अगर वैसे हम देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स का, यहाँ पर हम जैसे मोल्स की बात करें अगर किसी चीज़ में, अगर यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एन है, यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ एन है, तो यहाँ मोल का भी ठीक है, यहाँ पर मास भी तो सेम ही होगा ना, मोल सेम है, तो ये ऑप्शन ठीक है. लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है. Second is the number of atom of each element remain the same before and after chemical reaction. ये भी ठीक है, but एक again question के according गलत है. Third option is saying chemical composition of the reactant is the same. बिल्कुल गलत हो गया ये तो. chemical composition ही तो change होती है एक particular chemical equation में, chemical reaction में. तो इस question के according सही option होगा option number C. Consider the following statement in connection with the function of the blood vessel marked A and B in the diagram. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बतानी है, एक हमें स्टेटमेंट रीड करनी है जो दे रखी है और इनसे हमें इसके बारे में बताना है. तो ब्लड वेसल ए कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू ऑक्सीजन. ठीक है गाइस, तो जब आप यहाँ पर लेबलिंग कर लोगे तो यहाँ पर लेबलिंग करने के बाद आपके क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा डी, जहाँ पर हमें कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, सो यहाँ पर जो ब्लड वेसल ए आपको ये वाली शो कर रखी है, ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है. कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स. जो CO2 वाला ब्लड है वो हमारा लंग्स के पास जाता है ताकि वो प्योरीफाई हो जाए. ब्लड वेसल बी जो है हमारे पास, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है और वो ये वाली ब्लड वेसल जो है कैरी करती है. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? नॉट फॉर्म्ड पूछा है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान जो है लैक्टिक एसिड बनता है, अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बनते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएंगे एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं. 13th के अकॉर्डिंग द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू The correct statement with respect to a single cell organism. Complex substances are not broken. Simple diffusion. These all statements को आप अच्छे से पढ़ो. 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, जहाँ पर कहा है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, the simple diffusion is sufficient to meet the requirement of exchange of gases and एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट. क्योंकि वो पहले छोटे से होते हैं और पूरी जो सरफेस है उनकी इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट. तो प्लांट की बॉडी की बात करिए तो रेजिन्स, गम्स, ड्राई लीव्स एंड एक्सेस वाटर ये सब रिमूव करे जाते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत होंगे एंड यूरिया इज द करेक्ट आंसर. इन केस ऑफ एनिमल्स यूरिया रिलीज करा जाता है बट इन केस ऑफ प्लांट इट इज नॉट. नाउ यहाँ पर इस डायग्राम को देखो और यहाँ पर बताओ रोल ऑफ ए जो हमें दिखा रखा है. तो ए क्या है, यहाँ पर ए है डायाफ्राम. ए क्या है, डायाफ्राम. तो डायाफ्राम का रोल बताओ आप. इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स. तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल गलत है. सेकेंड ऑप्शन फ्लैटन एज वी इनहेल, ये बिल्कुल सही है. डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है जब हम इनहेलेशन करते हैं, ये गलत है एंड दिस इज अगेन द करेक्ट आंसर. सो 15th ऑप्शन का क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर.
Which one of the following condition is true for the state of stomata of green leaf shown in the given diagram? तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द गार्ड सेल. ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर 16th क्वेश्चन का सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पर कनकेव मिरर किस केस में यूज करा जा रहा है? तो सोलर कुकर के केस में हम कनकेव मिरर यूज करते हैं, तो 17th का ए. ठीक है, तो बाकी ऑप्शन को आप देख लेना. 17th का ए होगा जहाँ पर हम सोलर कुकर में कनकेव मिरर यूज करते हैं. नाउ एक स्टूडेंट है जिसको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए एक ऑब्जेक्ट ए बी की ऑन द स्क्रीन. नाउ कौन सी अरेंजमेंट एक बढ़िया पोजीशन दिखाएगी ए बी की उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये जो यहाँ पर हमारे पास सी वाली जो हमें डायग्राम यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन रहेगी अगर हमें ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाइड इमेज की फॉर्म में देखना है. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now, coming on to question number 19, the following diagram shows the use of an optical device to perform an experiment of light. ठीक है, एज पर अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस. अच्छा, अब ये हमें अरेंजमेंट दिखा रखी है. ठीक है, तो ऐसे लाइट्स डाइवर्ज हो रही है इस तरीके से, तो कौन सा किस तरह का मिरर या फिर ये लेंस है? तो इस हमें जो है स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये हमें कॉनकेव लेंस की तरह लग रहा है. राइट, कॉनकेव लेंस की तरह ये जो है अपनी डाइवर्जेंस दिखा रहा है लाइट की. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पर एक रे है लाइट की जो कि एयर के थ्रू एक एयर से पास करते हुए इट पासेस थ्रू अ मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड एंटर्स मीडियम बी. उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है. एंड फाइनली एंटर्स मीडियम सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस. इफ दिस रे emerges out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is at least? ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट लीस्ट कहाँ पर होगी? तो आप ध्यान से सभी सिचुएशंस को पढ़ते हुए, बेंडिंग ऑफ लाइट जो है लीस्ट होगी इन द सिचुएशन नंबर ए टू बी. ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट जब हमारी जो है पर्टिकुलर जो लाइट है ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंटर करेगी. 21st क्वेश्चन पे इन नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि इनकरेक्ट अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ध्यान से पढ़ेंगे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर. स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रैवल with different speed in air. So this is incorrect statement. बाकी color of the scattered light depends on the size of particles. ये सभी correct statement है, पर question के according incorrect हो जाएंगे. तो 21st का C option. 22nd का option, for the diagram shown according to the new Cartesian sign convention, the magnification of the image form will have the following specification. ठीक है, तो यहाँ पर आप इस इमेज को देखो, यहाँ पर साइन जो है पॉजिटिव. अब हमें ये सब बताना है. साइन पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1, साइन पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इसको ध्यान से देखो. 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इज शोन इफ ए बी सी आर 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया, देन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए हम साफ साफ देख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. In the diagram given below, X, Y are the iron colors of the spectrum of white light. कलर वाई रिप्रेजेंट्स द, यहाँ पर कलर वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल्स. 24 का ऑप्शन नंबर सी. कमिंग ऑन टू सेक्शन बी. नाउ which one of the following reaction is categorized as thermal decomposition reaction? thermal decomposition reaction हमें यहाँ पर बताना है, जो कि है CaCO3 gives CaO plus CO2 carbon dioxide calcium carbonate. Okay, now consider the pH value of the following acidic samples. The decreasing order of their H plus concentration is. Now guys, यहाँ पर pH value हमको दे रखी है कि 7 से 0 से ज़्यादा. ठीक है, मतलब 0 से ज़्यादा जो हमारे पास 7 से कम जितने भी pH वैल्यू हैं वो सभी एसिड्स में आ जाते हैं. तो यहाँ से ये तो पता लग रहा है कि ये सभी एसिड्स हैं. अब यहाँ पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन बताना है.
तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले तो देखो पीएच को आप एक ऑर्डर में मेंटेन कर लो। सबसे ज़्यादा पीएच है 3 का, उससे कम है 1 का, सॉरी उससे कम है हमारे पास 4 का, देन 1 देन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑर्डर। अब जो H+आयन कंसंट्रेशन है ना, ये इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, पीएच का अपोजिट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर हमें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टडी करना है और यहाँ पर हमें बताना है कि ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा इनमें से। नाउ इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को रीड करने के बाद ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, K2CO3। और यहाँ पर क्यू में ये जो ये दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर जो मटेरियल है वो है H2 गैस, सॉरी CO2 गैस। ठीक है, यहाँ पर जो मटेरियल, यहाँ पर क्यू से जो लेबल कर रखा है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड यहाँ पी से जो लेबल कर रखा है दैट इज अ K2CO3। और जो चेंजेस होंगे इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दैट इट विल टर्न मिल्की, इट विल टर्न मिल्की। ओके गाइस, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following structure correctly depict the compound CaCl2? तो यहाँ करेक्ट डिपिक्शन कहाँ पर हो रही है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो क्लोराइड है उस पर 2- है, गलत, 2- नहीं होता। कैल्शियम पे 2+ नहीं, देखो कैल्शियम पे 2+ होता है, ये तो ठीक है ऊपर का, लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में अगर हम चलें तो Ca2+, और यहाँ पर जो है क्लोरीन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 फुल सेटिस्फाइड, कैल्शियम सेटिस्फाइड, 2 क्लोरीन के एटम लगे हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। 29 द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगी? सो दैट इज सेकेंड एंड थर्ड। देखो यहाँ पर AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, पहले तो ये करेगा, और Al2SO4 होल टू द पावर 3 सोल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल, ये क्या करेंगी, हमारे पास यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगी। नाउ यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके पास नहीं होता, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहाँ से समझ सकते हो कि हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला हम लर्न करते हैं हर एक का, ब्लीचिंग पाउडर का, वॉशिंग सोडा का, तो उसमें से जैसे .H2O करके आता है, 6H2O 5H2O, वो किस में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास 30 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है ब्लीचिंग पाउडर में ध्यान से देखें और बेकिंग सोडा में, तो यहाँ पर .H2O फॉर्मूला में यूज नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ असर्शन रीजन क्वेश्चन। चलिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन को हमेशा जो है हमें बिकॉज लगाकर रीड करना चाहिए। तो ये हमें इंस्ट्रक्शन पता है कि अगर दोनों करेक्ट है प्लस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए ऑप्शन, एंड अगर दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, so बी ऑप्शन एंड दिस। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड as an ingredient in antacids because NaSCO3, ठीक है, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन करेसिव बेसिक सॉल्ट। सो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक होना चाहिए, यहाँ कोई लॉजिक नहीं बन रहा। ठीक है, तो करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, हमें रीजन वाली स्टेटमेंट गलत लग रही है और असर्शन वाली स्टेटमेंट ठीक लग रही है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ठीक है, लेकिन मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नॉट ओके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर 32। 33 वाले के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड 34 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 35th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बिकॉज बहुत सारे एंजाइम्स हमारे स्टमक में ऐसी होती हैं जैसे पेप्सिनोजन जिनको जो है HCl की रिक्वायरमेंट होती है। HCl भी इसीलिए क्योंकि pH लो चाहिए तो चाहिए। 36th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू राइट दिस ऑल। यहाँ पर उन्होंने क्या क्या लिखा, बोथ पोटेड प्लांट है कैप्टन डार्क रूम। सो यहाँ पर 36th क्वेश्चन का आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला, ठीक है। 37th पे चलते हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट एनिमल, अ फिश एंड अ ह्यूमन बीइंग आर शोन। ऑब्जर्व ए एंड बी एंड सेलेक्ट वन कैरेक्टरिस्टिक दैट होल्ड ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक को पकड़ो जो दोनों पे चले। तो देखो ध्यान से, दोनों का थिन होता है, मॉइस्ट सरफेस होती है गैशियस एक्सचेंज के लिए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ डायग्राम ऑब्जर्व करो, बताओ किस चीज़ के लिए है ये। अब देखो यहाँ पर लाइम वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्सेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जब कोई पर्सन इसमें एक्सेल करेगा तो क्या कंक्लूजन आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सेल्ड एयर, ऑफ कोर्स। ठीक है, 39 क्वेश्चन का कह रहा है कि एक लेंस है दैट कन्वर्ट्स द सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। पावर ऑफ द लेंसेज, पावर बतानी है हमें लेंस की, दैट इज +5D। The radius of curvature of a converging mirror is 30 centimeter. What distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? हमें क्या चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए, तो कितने डिस्टेंस पे रखें। सो सारे मिरर के फॉर्मूले वगैरह सब याद रखो, और बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हमें जो है ऑब्जेक्ट रखनी चाहिए। Length of small intestine in a deer is more as compared to the length of small intestine of a tiger. Reason क्या है इसका, because the type of food consumed, किस टाइप का हम भोजन खा रहे हैं। दो कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट वो बताने हैं, जो कि हैं sieve tubes and companion cells. A converging lens forms a 3-time magnified image of an object which can be tick on a screen. Focal length of the lens दे रखी है, then the distance of the object from the lens is -40 सेंटीमीटर। ठीक है, now यहाँ पर हमें दे रखी है which of the following statement is not true। ये हमें डायग्राम दे रखे है, इसके अकॉर्डिंग नॉट ट्रू। ठीक है, ट्रू नहीं, नॉट ट्रू बतानी है। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड इज रियल इज ट्रू। ठीक है, ट्रू। इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज, नो, फॉल्स। Image is formed at distance equal to the double of the focal length. Yes, it is true. Inverted होगी इमेज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 45th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, 46th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। 45th में भी ऑप्शन डी है और 46th में भी ऑप्शन डी है। नाउ हाइट 4 सेंटीमीटर है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, और उसको डिस्टेंस पे रख दिया 30 सेंटीमीटर के फ्रॉम द पोल डाइवर्जिंग मिरर। फोकल लेंथ दे रखी है, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड हमें यहाँ पर बतानी है, तो हाइट विल बी +1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 50 milliliter of water was taken in a beaker. हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड कर दिया, ड्रॉप टू ड्रॉप। टेम्परेचर एंड पीएच सॉल्यूशन नोट करा, पूरा एक ग्राफ दिखा दिया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3rd and 4th स्टेटमेंट बिल्कुल सही आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी। ठीक है, सो ऑप्शन C is correct. Now coming on to question 49. Out of the given metal, the one which needs to be stored in kerosene. देखो यहाँ पर मेटल दे रखे हैं। ठीक है, केस स्टडी के क्वेश्चन आ गए। स्टूडेंट टुक 4 मेटल PQ, R and S, कैरिड आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए।
ऑल मेटल कुड नॉट बी कट विद नाइफ एक्सेप्ट आर। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी बता रखी है, इससे आपको जो आइडेंटिफाई करना है। तो सारे मेटल यहाँ पर आर से कट नहीं कर, नाइफ से कट नहीं कर सकते हम, एक्सेप्ट आर, यानी कि आर को कट कर सकते हैं। मेटल पी कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड विच रिएक्टेड विद बोथ एसिड एंड बेसिस एंड के एम्फोटेरिक है। पी डिड नॉट रिएक्ट ईदर विद, एंड ये सारी आपको जो है यहाँ पर कंडीशंस आपको दे रखी हैं। तो 49th वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आउट ऑफ द गिवन मेटल द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूज्ड केरोसिन। तो यहाँ पर आर जो है वो केरोसिन में हमें रखना होगा आर मेटल। मेटल क्यू कौन सा है, आपने जब स्टेटमेंट्स पढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग मेटल क्यू मैग्नीशियम है। मेटल विच फॉर्म्स इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये मैंने आपको बताया ना, जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट मेटल पी कर रहा था, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ 4 मेटल्स, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, एस से ज़्यादा होगा पी का, पी से ज़्यादा क्यू का, एंड क्यू से ज़्यादा आर का। केस स्टडी 2, द फिगर शोज बिलो रिप्रेजेंट्स अ कॉमन टाइप ऑफ डायलिसिस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है गाइस, यहाँ पर एक कंडीशन होती है यूरीमिया जो पेशेंट्स में अगर यूरीमिया होता है तो उनको सजेस्ट किया जाता है हीमोडायलिसिस। दिस एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी से, हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देता है। कुछ भी एक्सेसिव सॉल्ट हो, यूरिया हो, उन सबको जो इनसफिशिएंट हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, उनको रिमूव कर देगा, ठीक है। पेशेंट का ब्लड क्लीन करा जाता है। तो अब यहाँ पर ये हमें यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। Hemodialyzer has semi-permeable lining of tube which helps to, अब यहाँ semi-permeable lining होती है, सेलोफेन की ट्यूब होती है, तो वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, helps in passing the waste products in dialyzing solution। 53 का C ऑप्शन इज करेक्ट। Which one of the following is not a function of artificial kidney, यानी कि हीमोडायलाइजर का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो रीअब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट, भाई नहीं करेगा, भाई वो किडनी की तरह काम कर रहा है तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो 54 का सी। 55 क्या कह रहा है, टू द यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन इज रिच इन। अब जो यूज़ कर लिया, अब वहाँ पर 2 ओपनिंग होती हैं, एक होती है जो यूज्ड को निकालने के लिए होती है और एक होती है जो हमारा ब्लड इनटेक करने के लिए होती है। तो जो यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन है उसमें यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ह्यूमन किडनी में सर्व्स द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, दैट इज द ट्यूब्यूल्स। एंड केस स्टडी 3 के अकॉर्डिंग व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2। तो 57th ऑप्शन का अब यहाँ पर आप पूरा रीड कर लेना। 57th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 58 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 59 का ऑप्शन नंबर बी एंड 60th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये सारे केस स्टडी के क्वेश्चन थे, तो इनको आप रीड कर लेना। एंड गाइस यहीं पे आपको ये PDF आपको हिंदी में भी दे रखा है, तो ऑप्शंस जो हैं आप मैच कर लीजिएगा ये, ठीक है। और ये सभी मैंने आपको इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दी, मैंने पूरे सोल्यूशन बता दिया आपको एग्ज़ाम के, बोर्ड एग्ज़ाम के। आई होप आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए होंगे, आपने सेल्फ असेसमेंट करा होगा। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग अवर सेशन। ओके, सो बाय बाय, लेट्स मीट इन अनदर सेशन।